Hello students and learners, welcome to the BrainBox tutorials. I am your teacher Priyanka and today we will solve section B of specimen question paper of chemistry for ICSE 2023 examination. Let us start with the explanation. So here is section B. Let's start with question number 3 part 1. Identify the anion present in each of the following compounds. Anion means negative जो radical है उसको हमको देखना है compound में कौन सा है. So number A is when barium chloride solution is added to a solution of compound B, a white precipitate insoluble in dilute hydrochloric acid is formed. तो हमको सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा वो compound B क्या है जिसके कारण एक white कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. सो ये मैं बता दूँ जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो होगा बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इनसॉल्युबल रहता है. अब वो कंपाउंड भी क्या होगा तो उसके लिए मैं ये इक्वेशन लिख देती हूँ. सो ये वो इक्वेशन है जो बन रहा है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट दैट इज़ कंपाउंड बी जो है वो सोडियम सल्फेट है उसके साथ कंबाइन करता है तो वाइट प्रेसिपिटेट जो निकलता है दैट इज़ बेरियम सल्फेट और यही बेरियम सल्फेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रहता है इनसॉल्युबल. तो यहाँ पूछा था कि वो एनायन जो है वो क्या होगा तो यहाँ पे एनायन होगा SO4 दैट इज़ सल्फेट आयन बिकॉज वी कैन सी. देखो यहाँ पे सोडियम सल्फेट जो है इसके अंदर एनायन जो है ये है सल्फेट इसलिए सल्फेट आयन होगा. Now coming to number B. When dilute sulfuric acid is added to compound D, a gas is produced which turns lime water milky but has no effect on acidified potassium dichromate solution. So ये एक important part बन जाता है. देखो लाइम वाटर को मिल्की करते हैं दो गैसेस, एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है. बट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन पे इफेक्ट आता है. वैसे हमको समझ में आ गया कंपाउंड डी का एनायन कार्बोनेट ही होना चाहिए बट फिर भी मैं पूरा इक्वेशन तुमको लिख के बता देती हूँ. तो ये रहा वो इक्वेशन H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया तो बना सोडियम सल्फेट वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला विच हैज़ इफेक्ट ऑन दैट मीन्स विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बट हैज़ नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो जो कंपाउंड डी है वो कंपाउंड डी है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में जो हमको एनायन दिखाई दे रहा है वो होगा कार्बोनेट आयन. ना नंबर 2 है राइट द प्रोडक्ट्स एंड बैलेंस द इक्वेशन. तो हमको ये इक्वेशन कंप्लीट करना है देन बैलेंस भी करना है. नंबर ए है S दैट इज सल्फर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. तो सल्फर और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. तो चलो मैं ये इक्वेशन पूरा लिख देती हूँ. तो ये रहा वो इक्वेशन सल्फर HNO3 मिला के H2SO4 H2O और NO2 कर दिया और हमने बैलेंस भी कर दिया. नाउ कमिंग टू नंबर बी जिंक सल्फाइड प्लस HCl क्या कर रहे हैं तो जिंक सल्फाइड और HCl करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी जिंक के साथ क्लोराइड आ जाएगा जिंक क्लोराइड बन जाएगा और H और S मिल जाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना देंगे. सो लेट अस कंप्लीट दिस इक्वेशन ऑल्सो. सो ये बन गया हमारा इक्वेशन ZnCl2 और H2S बन रहे हैं एंड हमने उसको बैलेंस भी कर दिया. नाउ कमिंग टू पार्ट 3. पार्ट 3 बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सिलिकॉन सल्फर है और हमको उसको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाना है. सो लेट अस डू दिस. सो इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी पोटेशियम की, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद में आएगा सिलिकॉन, फिर आएगा सल्फर और बिल्कुल लास्ट में आएगा क्लोरीन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन बेरियम लिथियम फ्लोरीन कार्बन. इनको दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर. सो ये एक पूरे पीरियड के हैं और इसको हमको मेटेलिक कैरेक्टर में देना है यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर देना है यानी कि सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर जिसका है उससे सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका है. तो इसको हम चालू करते हैं. तो सबसे कम जो है वो है 17 नंबर जो ग्रुप है उसमें यानी कि फ्लोरीन होगा. उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, फिर आता है कार्बन, फिर आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद आएगा बेरिलियम और बेरिलियम के बाद में सबसे ज़्यादा जो है वो है लिथियम का मेटेलिक कैरेक्टर. Now next part is number C
ब्रोमाइन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये एक ही ग्रुप के हैं, हेलोजन ग्रुप है सारा। हमको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, यानी सबसे कम एटॉमिक साइज जिसका है उससे सबसे ज़्यादा की तरफ, यानी ऑर्डर में हमको ऊपर के ग्रुप में सबसे कम होता है, नीचे ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है। तो इसमें सबसे छोटा है फ्लोरीन, उसके बाद में है क्लोरीन, उसके बाद में है ब्रोमाइन और लास्ट में है आयोडीन। Now coming to number 4, fill in the blank selecting the appropriate word from the given choice. Number A, in a covalent compound the bond is formed due to dash of electron. तो दो पार्ट दिया हुआ है, एक दिया है शेयरिंग और एक ट्रांसफर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर तो आयनिक में होता है यानी इलेक्ट्रोवैलेंट में होता है। नंबर बी है अ मॉलिक्यूल विच हैज़ अ सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक है अमोनिया NH3 और एक है H2O। होगा ये अमोनिया में, कैसे होगा चलो मैं करके भी दिखा देती हूँ इसको। तो देखो ये रहा अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें N जो है उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हाइड्रोजन के साथ में 3 ने शेयरिंग कर ली और 1 2 यानी कि 1 पेयर जो थे वो रह गए, तो इसीलिए सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है। वही अगर तुम वाटर का बनाओगे H2O का, तो तुम देखोगे कि ऑक्सीजन में डबल पेयर रह जाते हैं, सिंगल नहीं रहते, डबल लोन पेयर रह जाते हैं, इसलिए ये अमोनिया विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है सी, electrovalent compounds do not conduct electricity in their dash state, molten or solid, so they will not conduct electricity in solid state, molten state पे ही उन लोग electricity conduct कर पाते हैं। Now coming to question number 4 part 1, for each of the substances given below what is the role played in the extraction of aluminium? एल्यूमिनियम के टाइम में हम क्रायोलाइट को यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट, सो उसका रोल क्या प्ले है एक्सट्रैक्शन में। सो हम उसको इलेक्ट्रोलाइट के तो जैसे यूज़ करेंगे ही, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के जैसे इसी को क्यों यूज़ करते हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे। सो हम लिखेंगे कि इट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज, अब देखो दो चीज़ें हैं इसकी, पहला है इट एनहांसेस कंडक्टिविटी और सेकेंड नंबर है इट lowers the melting point of the mixture from 2050 degree centigrade to 950 degree centigrade. Now part B है ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट का क्या रोल है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में, इसको एनोड के जैसे यूज़ किया जाता है, तो वही हम लिखेंगे सिंपली दैट इट इज़ यूज्ड टू मेक एनोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है कैलकुलेट। नंबर ए दिया है अ गैस सिलेंडर इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एंड इट होल्ड्स 5 grams ऑफ गैस। द सेम सिलेंडर होल्ड्स 85 grams ऑफ गैस X अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस X। चलो ये सम करते हैं। तो देखो इस सम में जो गैस सिलेंडर है वो गैस सिलेंडर, सेम गैस सिलेंडर में गैस X भी है, उसी गैस सिलेंडर में हाइड्रोजन भी है, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम है एंड दे आर ऑल्सो अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हाइड्रोजन गैस का मास कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम एंड मास ऑफ गैस X वो भी दिया हुआ है, दैट इज दिया हुआ है 85 ग्राम। सो अब हमको पता करना है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस X। तो वेपर डेंसिटी का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस X जो है वो होगा मास ऑफ गैस X डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। दैट मीन्स वेपर डेंसिटी हो गया 85 डिवाइडेड बाई 5, जिसका आंसर आएगा 17। सो 17 विल बी द आंसर। नाउ 2 का पार्ट बी है गिव द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ CH3COOH। इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखो हमको क्या दिख रहा है, कार्बन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 3 इधर और लास्ट में एक 4 है, और ऑक्सीजन कितने 2 है। तो अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि C कितना है, C 2 है, H कितना है, H 4 है, और O कितना है, O 2 है। तो देखो 2 4 2 जो है वो कटते हैं, 2:4:2 अगर हम लिखें
तो रेशियो कट के मतलब 2:4:2 का रेशियो कट करके 1:2:1 हो सकता है। इसका मतलब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, C1 हो रहा है, H2 हो रहा है और O भी 1 हो रहा है। तो CH2O इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ CH3COOH। नाउ पार्ट 3 है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर पर्टेनिंग टू द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। नंबर ए दिया हुआ है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन मेंशनिंग द कंडीशन रिक्वायर्ड। सो इसके प्रिपरेशन में देखो हम H2SO4 को यूज़ करते हैं। नाउ इसमें हमको एक्चुअली करना चाहिए लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब बनेगा NaHSO4 और HCl निकलेगा। पर अगर हम ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे करें तो भी HCl निकलेगा, लेकिन निकल के एक बार बंद हो जाता है बिकॉज सोडियम सल्फेट बन जाता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पहला तो तुम NaHSO4 वाला ही लिखना, मतलब लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, लेकिन साथ में लाइक टू बी ऑन द सेफर साइड कि हम दोनों ही रिएक्शन दिखा देंगे, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम पहले दिखाएंगे। तो दोनों ही मैं लिख देती हूँ। तो ये रहा वो दोनों इक्वेशन। पहला है जो एक्चुअली यूज़ किया जाता है लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड में, हम H2SO4 को NaCl के साथ मिलाते हैं, हमको बनता है सोडियम बाइसल्फेट और HCl गैस निकलती है। सेकंड जो नहीं करना चाहिए, बिकॉज H2SO4 को हम जब NaCl के साथ करते हैं और अगर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें तो सोडियम सल्फेट बन जाता है, जिसके कारण बाद में एक बार निकलता है HCl, फिर रिएक्शन रुक जाता है। सो अगर तुमको दोनों में से एक ही रिएक्शन लिखना है तो ऑब्वियसली तुम ऊपर वाला ही लिखोगे, लेकिन बेटर है टू बी ऑन सेफर साइड कि दोनों तरीके हैं HCl निकालने के। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी, लिखा है व्हाई इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। बहुत सिंपल है इसका, लिखोगे कि बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज वोलेटाइल in nature। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सी, हाउ इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कलेक्टेड। नाउ देखो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो वाटर पे कलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल, एयर पे ही होगा। ये याद रखना है कि एयर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो क्योंकि ये हवा से भारी होता है HCl गैस, इसीलिए ये होता है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। नाउ नेक्स्ट है नंबर 4, लिखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो आते हैं पार्ट ए पे, लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपीयर्स येलो व्हेन इट इज लेफ्ट स्टैंडिंग इन अ ग्लास बॉटल। सो होता क्या है, व्हेन इट इज लेफ्ट स्टैंडिंग इन अ ग्लास बॉटल इट डिकम्पोजेस, एंड जब डिकम्पोज होने लग जाता है तो NO2 भी बनता है विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर, और उसके कारण कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में थोड़ा सा येलोइश टिंच आ जाता है। सो लिखोगे क्या, लिखोगे द येलो कलर इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इन द एसिड। और ये भी बता दो कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना कैसे था, तो लिखो कि दिस गैस is produced due to the thermal decomposition of a portion of nitric acid. Now coming to part B, an inverted funnel is used to dissolve hydrogen chloride gas in water. So inverted funnel को हम use करते हैं to prevent back suction, और सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है तो HCl जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाता है। तो यही दोनों चीज़ हम लिखेंगे। सो लिखेंगे फनल प्रिवेंट्स बैक सक्शन ऑफ HCl, ये पहला पार्ट है। और दूसरा ये भी लिखेंगे दैट इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl। नाउ कमिंग टू पार्ट सी। पार्ट सी में लिखा हुआ है ऑल apparatus मेड ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसका रीज़न क्या है, हम सिर्फ ग्लास के apparatus ही क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड के वेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉरोसिव इन नेचर होते हैं, तो वो डैमेज कर देंगे। तो ये लिखोगे दैट बिकॉज वेपर्स
of nitric acid are highly corrosive in nature. Now coming to question number 5 part 1, उसका part A है state one property of ammonia demonstrated in the fountain experiment. बहुत ही easy property है कि वो highly soluble है, तो उसकी property क्या है? High solubility in water. Water में highly soluble है, यही दिखाता है fountain experiment. पार्ट बी दिया है गिव द आयोनिक इक्वेशन व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो लेट अस मेक दैट इक्वेशन. तो ये रहा वो आयनिक इक्वेशन. NH फिर OH जो है वो अमोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन्स बना रहा है व्हेन एवर इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. नाउ पार्ट 2 है नेम अ प्रोबेबल कैटायन प्रेजेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. पार्ट ए दिया है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन अमोनियम डाईहाइड्रोक्साइड. अगर वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है तो वो Fe3+ है, यानी कि वो फेरिक आयन है. पार्ट बी दिया है ब्लू कलर्ड सल्फेट सॉल्यूशन. अगर ब्लू कलर्ड का सल्फेट सॉल्यूशन बना रहा है तो वो कॉपर आयन है. तो या तो कॉपर आयन लिख दो या फिर जैसे इसका 2 दिया हुआ है तो क्यूप्रिक आयन लिख दो या कॉपर आयन लिख दो, कुछ भी लिखोगे इसका करेक्ट होगा. नाउ पार्ट 3 है गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग. नंबर ए है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट. बहुत ही बेसिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, तो मैं इसको लिख देती हूँ. सो ये रहा वो इक्वेशन CH3CONA प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे Na2CO3 बनाते हैं एंड मीथेन गैस बनता है. मीथेन गैस में तुम ये भी बता दोगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एरो ऊपर दे दो. नाउ पार्ट बी करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम 1,2 डाई ब्रोमो इथेन. लेट अस मेक दिस इक्वेशन 2. सो ये रहा प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम 1,2 डाईब्रोमो इथेन से बन रहा है 2 KOH के साथ एल्कलीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्ट किया, बॉयल किया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बन रहा है इथाइन, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर. नाउ पार्ट 3 है इथीन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन. सो लेट अस मेक दिस इक्वेशन ऑल्सो. सो ये रहा वो रिएक्शन C2H4 दैट इज इथीन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है C2H4Cl2. नाउ नेक्स्ट है पार्ट 4. उसमें क्वेश्चन है स्टेट वन रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. पार्ट ए दिया है व्हेन एक्सेस अमोनिया इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट. तब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड is formed which is insoluble in excess of NH3. Now part B है copper sulfate solution is electrolyzed using copper electrode. तो अगर कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं कैथोड में तो ठीक है, एनोड में भी अगर कॉपर ही इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब एनोड जो है मतलब कॉपर उसमें से निकलता जाएगा. एनोड हम देखेंगे एक तो ऑब्जर्वेशन के एनोड थिन होते जा रहा है और कैथोड थिक होते जा रहा है. एक तो ये दिखाओगे तो तुम लिखोगे कि कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, एनोड बिकम्स थिनर and cathode becomes thicker. Now part C है ammonium hydroxide is added to ferrous sulfate solution. तो जब ferrous sulfate solution यानी कि Fe2+ आयन है, फेरस आयन है, तब हम देखते हैं डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है. तो वही हमको लिखना है दैट डर्टी ग्रीन कलर्ड precipitate of ferrous hydroxide is formed which is insoluble in excess of NH4OH. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 है डिफाइन. पार्ट ए दिया है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. तो ये तो एज इट इज तुमको ये वाला पार्ट लिखना है दैट गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम स्टेट दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट
provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure. और नेक्स्ट है पार्ट बी, वेपर डेंसिटी को डिफाइन करना है, तो उसको भी यही वाला पार्ट लिखोगे दैट द रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस और अ वेपर इज द रेशियो बिटवीन द मासेज ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस और वेपर एंड हाइड्रोजन अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. नाउ आते हैं 6 पार्ट 2 में. सॉल्व 1250 cc that is cubic centimeter of oxygen was burnt with 300 cc of ethane C2H6. Calculate the volume of the unused oxygen and the volume of the carbon dioxide formed. इक्वेशन भी हमको दिया हुआ है बैलेंस. लेट अस डू दिस सम. तो देखो हमारे पास में ये इक्वेशन है, इसमें हमको दिख रहा है कि 2 वॉल्यूम इथेन के हैं, 7 वॉल्यूम ऑक्सीजन का है और बन रहा है 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का और 6 वॉल्यूम वाटर का बन रहा है. बट हम उसको नील मानते हैं बिकॉज ये गे-लुसैक लॉ है, इसमें सिर्फ गैसेस को इन्वॉल्व करेंगे हम. अब हमको सबसे पहले अनयूज्ड ऑक्सीजन देखना है, तो हम इथेन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए वो देखते हैं. तो हम लिखेंगे दैट 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन requires 7 volume of oxygen. Therefore यहाँ पे दिया हुआ है 300 cc, तो 300 cc of ethane requires, और अब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 300, जिसका आंसर आ रहा है 150 इंटू 7. 150 इंटू 7 हो गया 1050 cc. तो 1050 cc तो हमको यूज़ हो गया, तो देयरफॉर अनयूज्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अभी हमारे पास है कितना 1250, उसमें से माइनस कर दें जितना यूज़ हो गया 1050, तो हमारे पास बचता कितना है 200. तो 200 cc अनयूज्ड ऑक्सीजन है, ये तो पहला मिल गया. नेक्स्ट हमको पता करना है कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ. तो अगेन हम इथेन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन प्रोड्यूसेस 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास इथेन कितना है 300, तो 300 cc ऑफ इथेन गिव्स कितना, तो अगेन वो करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 150 इंटू 4 दैट इज़ 600. सो 600 cc हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. तो ओवरऑल हमारे पास में क्या हुआ, अनयूज्ड ऑक्सीजन तो हमारे पास में आया 200 cc और कार्बन डाइऑक्साइड आया है 600 cc. Now part 3 है state the conditions required for the following reactions. पार्ट ए दिया है conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide. SO2 को SO3 में बदलने के लिए हमको क्या कंडीशन चाहिए, तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड चाहिए और 450 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए. तो हम उसको इक्वेशन के जैसे भी लिख करके दिखा सकते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए. तो ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड का, दैट सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन SO3 बना रहा है और हमारे कंडीशन क्या है 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में हमने ये करा है रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट है पार्ट बी, लिखा है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड. सो अमोनिया से नाइट्रिक एसिड करते टाइम में भी हमारे कंडीशन क्या है, तो ये ऑसवाल्ड प्रोसेस है. इसमें कंडीशन एक्चुअली देखो 3 रिएक्शन में ये ख़त्म होता है जब HNO3 बन रहा होता है नाइट्रिक एसिड बनाते टाइम. पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, तब जाकर के. तो अगर हम इस तीनों ही रिएक्शन को दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे और क्या क्या कंडीशन लिखेंगे. तो ये रहा वो रिएक्शन, ये 3 पार्ट दे रहे हो. देखो पहले अमोनिया ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम एंड 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड में नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर वेपर दिया. फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ वापस रिएक्ट हुआ, टेम्परेचर कम हुआ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना. एंड देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर और ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं नाइट्रिक एसिड. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस. तो ये भी लिख सकते हो कि ऑसवाल्ड प्रोसेस है. नाउ नेक्स्ट है कंडीशन हमको दिखाना है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया.
तो नाइट्रोजन टू अमोनिया जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। अब ये हेबर्स प्रोसेस में, अभी इस हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन क्या होगा वो चलो लिख देते हैं। सो ये रहा वो रिएक्शन, नाइट्रोजन 1 पार्ट नाइट्रोजन 3 पार्ट हाइड्रोजन है हेबर्स प्रोसेस में। 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में फेरस आयन, मतलब आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है, पूरा भी लिख सकते हो फाइनली डिवाइडेड आयरन, एंड मॉलिब्डेनम, ये यूज़ करते तो अमोनिया बन रहा है। नाउ पार्ट 4 है, चूज द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ABC विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शंस 1 to 3। सो नंबर 1 जो रिएक्शन है जिसमें H2SO4 को यूज़ करके HNO3 बनाया जा रहा है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर रखा है, अदरवाइज हमको पता है HNO3 उड़ जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बिहेव कर रहा है? सो पार्ट बी दैट इज नॉन वॉलेटाइल एसिड जैसे बिहेव कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, मतलब ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होता है, CuSO4 अलग और वाटर अलग, मतलब ये पानी को अलग कर देता है, इसका मतलब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी C जैसे काम कर रहा है। और नंबर 3 आता है सल्फर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बन रहा है। यहाँ दिख रहा है कि S पहले था और अभी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, यानी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम कर रहा है, यानी A। क्वेश्चन 7 पार्ट 1 है, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। C का दिया है, H का, N का, तीनों का परसेंटेज दे दिया, वेपर डेंसिटी दिया है 39.5 और एटॉमिक वेट कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का दिया है। सो चलो हम इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं। ओके, तो ये था सम। देखो मैंने ये 5 कॉलम्स बना दिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का जो जो पार्ट दिया हुआ है, परसेंटेज, कॉम्पोजिशन, एटॉमिक वेट, वो दे दिया। अब सबसे पहले हम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, वो होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, यानी कि जैसे कार्बन का हमने किया 75.92, इसको डिवाइड करेंगे 12 से और इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन का 6.32 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 6.32 ही आएगा, और नाइट्रोजन का 17.76 डिवाइडेड बाई 14 करते हैं तो आंसर आएगा 1.26। अभी सिंपल रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, जो भी लोएस्ट होता है नंबर उससे हम सबको डिवाइड करते हैं। यहाँ लोएस्ट है 1.26, यानी कि कार्बन वाले पार्ट में हम करेंगे 6.32 डिवाइडेड बाई 1.26, तो इसका आंसर आ रहा है 5। नीचे भी सेम ही होगा बिकॉज 6.32 ही है, तो 6.32 डिवाइडेड बाई 1.26 करते हैं, आंसर आ रहा है 5। और नीचे में सेम नंबर 1.26 डिवाइडेड बाई 1.26 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1। तो इससे हमको इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला तो पता चल गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा C5H5N। अब हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, अब हमको मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट चाहिए या मॉलिकुलर वेट चाहिए जो वेपर डेंसिटी का डबल होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2। वेपर डेंसिटी हमको दिया हुआ है हमारे सम में 39.5 है, 39.5 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो आंसर आएगा 79। ओके, नेक्स्ट हमको चाहिएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, वो C5H5N से हमको पता कर रहे हैं। C का एटॉमिक वेट है 12, तो 12 को मल्टीप्लाई करो, इसको मैं अलग अलग कर देती हूँ, ठीक है। C का हम कर रहे हैं तो 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर प्लस किया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से, हाइड्रोजन वाला पार्ट ख़त्म हुआ, प्लस किया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो एक ही है तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके एटॉमिक वेट दैट इज़ 14 से। सो इसका आंसर आ रहा है कितना, 60 प्लस 5 प्लस 14 इज इक्वल टू 79। तो अब हम टोटल नंबर निकालते हैं n, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज फॉर्मूला होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय
empirical formula weight that is equal to 79 डिवाइडेड बाई 79 ही आ रहा है, यानी कि 1 ही आ रहा है. 1 आ रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम ही होगा क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करना है. तो हम फिर भी हम ऐसे लिख देते हैं. हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, n से मल्टीप्लाई किया है एम्पिरिकल फार्मूला को, और हमारे पास में आंसर क्या आया है, C5H5n. सो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला. नाउ क्वेश्चन 7 पार्ट 2. आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पार्ट ए दिया है HCHO. सो लास्ट में CHO मतलब ये है एल्डिहाइड ग्रुप. सो ये हमको मिल गया इसका फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड. नाउ नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है नंबर बी, दैट इज C2H5COOH. सो COOH मतलब कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. सो वही इसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. नाउ नेक्स्ट है 7 पार्ट 3. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम एज कैथोड एंड ग्रेफाइट एज एनोड. नंबर ए है स्टेट व्हाट यू ऑब्जर्व एट द कैथोड. सो कैथोड में कैटायंस आते हैं, यानी प्लस आयंस, मेटल आयंस, यानी कॉपर जाएगा वहाँ पे. सो हमको ऑब्जर्व के हम क्या करेंगे, कॉपर लग रहा है तो कैसे, उसके कलर से. तो हम बोलेंगे कि रेडिश ब्राउन कलर मेटल copper is deposited at cathode. Now next है part B, state the change noticed in the electrolyte. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, हम यही नोटिस करते हैं कि कॉपर सल्फेट फेड हो रहा है, उसका कलर धीरे धीरे कम हो रहा है. तो यही हम बोलेंगे कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स. और नेक्स्ट पार्ट दिया है राइट द रिएक्शन एट कैथोड, यानी कि कॉपर आयन जा रहे हैं, जाके कैसे कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं, वही हमको दिखाना है. तो ये होगा रिएक्शन एट कैथोड कि कॉपर आयन्स गए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए कैथोड से और कॉपर मेटल में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट हो गया. नाउ कमिंग टू पार्ट 4. चूज द आंसर फ्रॉम द लिस्ट विच फिट्स द डिस्क्रिप्शन. ओके, सो नंबर ए दिया है अ बेसिक ऑक्साइड. तो इनमें बेसिक ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO विल बी द आंसर. नेक्स्ट बी बोल रहा है एन ऑक्साइड विच इज एसिडिक. एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 विल बी द आंसर. एंड नेक्स्ट है नंबर सी एन एल्कली. तो एल्कली यहाँ पे होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखो हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड भी है, बट फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस है, वो घुलता नहीं है, और एल्कलीज डिजॉल्व होते हैं पानी में, इसलिए एल्कली NaOH होगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग. पहला है नंबर ए हाइड्रोनियम आयन. लेट अस मेक दिस. सो ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन. पहले वाले में हमने देखा कि कैसे वो वाटर बना रहा है H2O. 2 लोन पेयर्स रह जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर पेयर जो है वो हाइड्रोजन को एज इट इज़ दे देता है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. उसी को मैंने नेक्स्ट में भी बता दिया है. H2O बना, 2 मतलब एक पेयर तो ऐसे ही रह गया, एक लोन पेयर, और दूसरा जो है वो पेयर जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने शेयर कर लिया और आयन बन गया पॉजिटिव. सो दिस इज हाइड्रोनियम आयन. सो ये रहा मीथेन का कि CH4 हम कैसे बना रहे हैं, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन थे आउटर शेल में, या एक ही शेल है उसका तो, और कार्बन के लास्ट शेल पे वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक एक के साथ शेयर करेंगे, एक एक बॉन्ड बनेगा कार्बन का हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन के साथ. तो दैट इज हाउ CH4 इज मेड. नाउ 8 पार्ट 2 है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. पार्ट ए है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl. सो चलो करते हैं पहले सोडियम कार्बोनेट और HCl के साथ. सो ये रहा सोडियम कार्बोनेट का डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन, जिसमें बन रहा है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और सोडियम सल्फेट का जब हम डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करते हैं तो एक्चुअली कुछ भी नहीं होता. सो वी विल सिंपली राइट दैट नो रिएक्शन, और नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. नाउ पार्ट बी आता है अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो चलो इन दोनों का हम रिएक्शन करते हैं. पहले हम अमोनियम सल्फेट के साथ दिखाते हैं. सो अमोनियम सल्फेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो बनता है कैल्शियम सल्फेट
वाटर वेपर एंड अमोनिया गैस निकलती है। और नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे सोडियम सल्फेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब सोडियम सल्फेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम करेंगे तो अगेन बिल्कुल सोडियम सल्फेट और डाइल्यूट HCl का जो था वही हमको यहाँ लिखना है, यानी कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। नाउ आते हैं 8.3 में, लिखा है नेम द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पार्ट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मेनली आयंस रहते हैं, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, मेनली आयंस। नाउ कम्स पार्ट बी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों ही रहते हैं, तो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में मॉलिक्यूल्स ही रहते हैं सिर्फ, सो ओनली मॉलिक्यूल्स। नाउ कमिंग टू पार्ट 4, an element X has atomic number 17. Answer the following questions. So लिखा है नंबर ए, स्टेट द पीरियड एंड ग्रुप टू विच इट बिलोंग्स। तो उसके लिए हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। लेट अस सी 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो ये होगा 2,8,7, 8 to 10 + 7 17 हो गया। अच्छा, अब उसके अकॉर्डिंगली हम ये बता पाएंगे कि ये कौन से पीरियड एंड ग्रुप को बिलोंग करता है। तो देखो पीरियड तो 3 शेल्स बन रहे, तो 3 पीरियड है, तो ये थर्ड पीरियड है, तो ये हो रहा है थर्ड पीरियड में। और ग्रुप जो है, सो ग्रुप इसका होगा बिकॉज लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 7A ग्रुप है, 7A लिखो, या फिर ग्रुप नंबर 17 भी लिख सकते हैं, कुछ भी एक चीज़ लिखो। 7A लिखोगे तो रोमन में लिखोगे 7A, लाइक दिस यू विल राइट 7A, या तो ऐसे लिखो या फिर 17 नंबर ग्रुप लिखो, कुछ भी एक लिख दो। नेक्स्ट पूछ रहा है इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल। तो ये क्योंकि 17th नंबर ग्रुप में है तो ये एक नॉन मेटल है, तो हम लिखेंगे नॉन मेटल। हमको पता है ये क्लोरीन है 287, तो लेकिन हम लिख नहीं सकते यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है कि क्या, ये पूछा नहीं है, सिर्फ पूछ रहा है मेटल या नॉन मेटल, तो बता दो ये नॉन मेटल है। नंबर सी है राइट द फॉर्मूला बिटवीन एक्स एंड हाइड्रोजन। अब देखो एक्स जो है उसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो 1 चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है। तो जब एक्स और हाइड्रोजन एक दूसरे को अपनी वैलेंसीज एक्सचेंज करते हैं तो 1-1 ही आता है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा HX। दोनों ने एक दूसरे को 1-1 दिया है, अपना वैलेंसी एक्सचेंज किया है, तो HX इज द फॉर्मूला। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द सेक्शन बी ऑफ केमिस्ट्री स्पेसिमेन पेपर एज वेल। और तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा पहले पेपर, उससे टैली करो और मुझे बताओ कि तुम लोगों ने कितना करेक्ट किया, कितना रॉन्ग हुआ, क्या तुम लोगों को नहीं समझ में आया जो अभी पेपर देख करके सोल्यूशन देख के क्लियर हो गया होगा। नाउ प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर तुम लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुके हैं कोई बात नहीं, ये पेपर के जो सॉल्यूशन है ये तुमको आगे भी जो तुम्हारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो प्री बोर्ड्स होने वाले हैं एंड ऑब्वियसली जो बोर्ड्स आएंगे, सब में तुमको हेल्प करेंगे। सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन स्टडिंग हार्ड। मैं ऐसे ही वीडियोज़ और भी जल्दी जल्दी लेकर के आऊँगी। और अगर तुम लोगों को कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। ये अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।